चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, साहित्यिक साक्ष्य क्या होते हैं। ठीक है, मैंने कुछ डेटिंग्स के बारे में बात की थी कि जो यानी कैसे कैलकुलेशन किया जाता है ना, एडी क्या है, बिफोर क्राइस्ट क्या है, ईसवी और ईसा पूर्व के बीच मैंने डिफरेंस आपको समझाया था। और साथ ही साथ मैंने जो हमारा जो कल्चर है, हमारा इंडियन जो सिविलाइजेशन है ना, उसमें जो सनातन संस्कृति है, हिंदुत्व वाली जो जो सोच है, उसके हिसाब से हम डेटिंग कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया था। तो क्वेश्चन तो आपको उसमें से नहीं आने का है, लेकिन बस ये डिफरेंस पता चला कि ईसवी और ईसा पूर्व क्या है तुमको, तो थोड़ा इजी हो गया तुम्हारे लिए। अब इसके बाद उसी डेटिंग में मैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेटिंग्स बता रहा हूं, क्योंकि तुमको ना इसको पूछेगा ही, है ना, कि भैया फला जो है संवत जो है कब स्टार्ट हुआ, है ना। तो मैं तुमको कुछ महत्वपूर्ण संवत लिखा रहा हूं, वो आप लिख लो। उसके बाद फिर अपन जहां पर थे वहीं पर स्टार्ट करेंगे अभिलेखों के अध्ययन से। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो है विक्रम संवत। ठीक है, आगे इसका वर्णन और मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका प्रारंभ कब से हुआ? विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है ये 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व, याद रखना क्या, 58 ईसा पूर्व। ठीक है, क्लियर? ठीक, अब ये संवत कब स्टार्ट हुआ था? महाराजा विक्रमादित्य से मालवा के शासक, ठीक है, उन्होंने किसका संहार किया था? शकों को संहार किया था। इसी के बाद सकारी गणारी की उपाधि उन्होंने ली थी, है ना। तो उसी के बाद जब उन्होंने शकों का क्या किया, यहाँ पर खात्मा किया, उसके बाद उन्होंने विक्रम संवत स्टार्ट किया। ठीक है, मालवा के शासक विक्रमादित्य, है ना, चौहान वंशी शासक। ठीक है, तो विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व, ये याद रखना, सही जोड़ी मिलान में तुमको पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है आपका शक संवत। शक संवत, ठीक है, 58 ईसा पूर्व। ये बात समझना, 58 ईसा पूर्व मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखो कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो हमारा जो विक्रम संवत है वो कब से स्टार्ट हो गया, 58 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो गया है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 58 वर्ष पूर्व ही हमारा विक्रम संवत स्टार्ट हो गया था, याद रखना। शक संवत जो है ये आपका ईस्वी में आ जाएगा। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? 78 ईस्वी में, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शक संवत 78 ईस्वी, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? तो भाई शक संवत की शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत तो विक्रमादित्य ने, है ना, मालवा नरेश विक्रमादित्य। ठीक है, उज्जैन में उन्होंने शकों का संहार किया था, उज्जैन शाखा का। फिर है शक संवत। शक संवत की शुरुआत की थी कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने, है ना, कनिष्क जो है ना, ठीक है, इसने, कुषाण राजा था, इसने शकों पर विजय प्राप्त की, है ना। दोनों ही याद रखना, दोनों ही शकों पर विजय प्राप्त करे। ये कुषाण वंशी शासक है ना। आप पढ़ेंगे अभी प्राचीन भारत में, है ना, शक शासक, विदेशी आक्रमणकारियों में शक, है ना, आपका कुषाण, है ना, इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको वर्णन मिलेगा। तो ये कुषाण वंशी शासक था कनिष्क, जिसने किसका खात्मा किया? शकों का खात्मा किया, और शक संवत की शुरुआत की कनिष्क ने। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को भारतीय सरकार ने, है ना, एक आधिकारिक कैलेंडर निकाला। भारत सरकार का जो कैलेंडर है ना, भारत सरकार का कैलेंडर जो है ये इसी पर आधारित है। किस पर? शक संवत पर आधारित, याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सरकार का जो कैलेंडर है वो किस पर आधारित है, तो वो आधारित है शक संवत पर। साथ ही साथ उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी प्रयोग किया।
तिथि अंकन के लिए, डेटिंग के लिए डेट्स जो होते हैं 1 फरवरी 2 फरवरी इस तरह से, इसके लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया गया है। लेकिन जहां पर उसमें महत्वपूर्ण दिन तिथियों की बात है ना, वो आधारित हैं किस पर, इसी पर शक संवत पर आधारित है ना। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही पूछता है, कहीं ना कहीं सही जोड़ी मिला पूछ देता है। क्या विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में उज्जैन शाखा जो शकों की थी उसकी समाप्ति के पश्चात विक्रमादित्य ने की थी, महाराजा विक्रमादित्य ने, मालवा नरेश थे। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई है, ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद हुई है। इसकी शुरुआत कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने की थी। ठीक है, किसने की थी, कनिष्क ने की थी। ठीक है, और हमारा जो भारत सरकार का कैलेंडर जो है वो आधारित है किस पर, शक संवत पर। किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, सॉरी, शक संवत पर। ठीक है, तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए तुमको अगर और पूछ दे तो इसको ना शालीवाहन संवत भी कहते हैं, याद रखना। क्या, शालीवाहन संवत भी कहते हैं किसको, शक संवत को। ठीक है ना। ये भारत का राष्ट्रीय संवत है ना, क्या है, भारत का राष्ट्रीय संवत है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो क्वेश्चन तुमको पूछा जा सकता है। वहीं पर कुछ और महत्वपूर्ण संवत हैं जो बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लोग हैं ही, है ना। लेकिन इसके अलावा कलचुरी संवत, छत्तीसगढ़ के हिसाब से अगर तुमको डीप डाइव करने को पूछ दे तो बता देता हूँ। कलचुरी संवत की शुरुआत है 248 ईस्वी का है ना। जबकि गुप्त संवत ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ ही, क्योंकि अगर सही जोड़ी मिलाओ पूछेगा तो आपको इसको तो पूछेगा, इसको पूछेगा, साथ ही गुप्त संवत को ही पूछेगा। तो गुप्त संवत की शुरुआत 319 एडी है, 319 ईस्वी है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, कलचुरी संवत 248, गुप्त संवत 319 320 ईस्वी, है ना। किसने शुरुआत की थी गुप्त संवत की, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी शुरुआत, गुप्त संवत की शुरुआत कब, 248 ईस्वी में, सॉरी 319 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद एक आता है हर्ष संवत। हर्ष संवत की शुरुआत, है ना, किसने की थी, हर्षगुप्त ने, है ना। ठीक, किसने की थी, सॉरी हर्षवर्धन ने, है ना। वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है, हिंदू काल का अकबर कहा जाता है किसको, हर्षवर्धन को। कब का है, 606 एडी का है। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं, ये तीन ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक्स्ट्रा इसको बता रहा हूँ। एक है हिजरी संवत, शायद इसको भी तुमको पूछ दे। ये तो हिंदू संवत हो गए जितने भी थे। हिजरी संवत जो होता है, हिजरी संवत, हिजरी संवत, ठीक है, ये है 622 ईस्वी। ठीक है, हिजरी संवत, समझ में आ रहा है। हजरत मोहम्मद साहब जब कहा, मक्का से मदीना गए, है ना, कौन, हजरत मोहम्मद साहब कहां से कहां गए, मक्का से मदीना गए, है ना। तो हिजरी संवत की शुरुआत हुई। तो 622 क्या है आपका, हिजरी संवत। ठीक है, वैसे पूछ सकता है इलाही संवत। इलाही संवत किसने चलाया, तो इलाही संवत चलाया अकबर ने। किसने चलाया, अकबर ने। ठीक है, समझ में आया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इतनी चीजें, ये हिजरी संवत, विक्रम संवत, शक संवत, आपका गुप्त संवत, है ना, और हिजरी संवत, ये डेटिंग पूछ सकता है। और इलाही संवत किसने चलाया, हर्ष संवत किसने चलाया, ये सब तुमको पूछा जा सकता है ना। हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन यहां से तुमको पूछा जा सकता है। इलाही संवत किसने चलाया, अकबर ने। ठीक है, हजरत संवत कब स्टार्ट हुआ,
मक्का छोड़ के कहाँ गए, मदीना गए, हजरत मोहम्मद, पैगंबर हजरत मोहम्मद। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण संवत है, इनको ध्यान रखना ही है तुमको, क्वेश्चन आएगा ही, है ना। चलो, तो ये तो हो गए महत्वपूर्ण संवत। ठीक है, यहां से तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों मैंने ये सबको बताया, कार्बन डेटिंग हम पढ़ रहे थे, तिथि अध्ययन पढ़ रहे थे, है ना, किसी भी वस्तु के प्राचीनता के लिए, है ना, तो इसलिए हमने इसको पढ़ा। अच्छा, तुमको इसी में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, यानी जो कैलेंडर जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ था। सबसे पहले ना जूलियन सीजर ने जूलियन कैलेंडर चलाया, जूलियन सीजर ने जूलियन कैलेंडर चलाया। ठीक है, कब, 46 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। फिर उसके बाद आता है डायनोसियस एग्जिगुसस का, उसका था ईसाई कैलेंडर, है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। ईसाई कैलेंडर के बाद आपका आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, किसने चलाया था, पोप ग्रेगोरियन ने, है ना। कब का है, 1582 ईस्वी का है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ये देखो, तो जो आप वर्तमान में जो कैलेंडर यूज करते हो ना, है ना, ये किस पर आधारित है, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है, याद रखिएगा। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुमको मैं बता रहा हूँ कि कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई थी, है ना। आप वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं, जो 1582 ईस्वी में आपको देखने को मिला, इससे पहले ये नहीं था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे, है ना, सबसे पहले जो साहित्य, आपको हम पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ा रहे थे, तो पुरातात्विक साक्ष्यों के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। तो पुरातात्विक साक्ष्यों को मैंने बता दिया कि भाई पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं उनका तिथि कैसे जाना जाता है, तो कार्बन डेटिंग से जाना जाता है और यूरेनियम डेटिंग से जाना जाता है ना। अगर कोई चीज क्या है, कितना, 5568 वर्ष, है ना, ये आधा जीवन काल होता है किसी भी वस्तु का, C14। अगर आधा रह गया है किसी जीवित वस्तु में, हर जीवित वस्तु में C14 होता है, तो C14 5568 वर्ष, आधा जीवन काल, डबल कर देना तो वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो, तो इतिहास जानने के स्रोतों में हम सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्यों की बात कर रहे थे, और पुरातात्विक साक्ष्यों में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अभिलेखन, अभिलेख। ठीक है, अभिलेख, अभिलेख अर्थात स्क्रिप्चर्स या इंस्क्रिप्ट। ठीक है, इंस्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट, है ना, मैन्यू स्क्रिप्ट। अब देखो ये है क्या, क्या होता था प्राचीन काल में, जैसे आज देखो कोई भी चीज, कोई नेता आया, उद्घाटन किया किसी भी, जैसे एक ओवरब्रिज बन रहा है, ओवरब्रिज का क्या किया उन्होंने, शिलान्यास किया, शिलान्यास माने पत्थर गाड़ा वहां पर, है ना, और उस चीज की शुरुआत की। तो भाई उसमें उत्कीर्ण रहेगा कि भैया इसकी, इसको बनाने वाला कौन है, इसकी इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, कौन इसको उद्घाटित किया है, ये सब चीज लिखी जाती है। सेम वैसी चीज होती थी प्राचीन काल में। प्राचीन काल में आदि मानव ने क्या कर दिया, चित्र बना दिए कहीं पर। ठीक है, प्रागैतिहासिक कालीन जो चीजें हैं उसको जानने का साक्ष्य, जानने का स्रोत तो वही है ना, चित्र है। लिपि का तो आविष्कार हुआ नहीं था, तो भाई वो क्या कहलाएंगे, भित्ति अभिलेख कहलाएंगे, गुहा लेख कहलाएंगे। ठीक है, आपने फिर उसके बाद जब कहां पर आया, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमको एक बोर्ड मिला धौलावीरा से। धौलावीरा में हमको एक गेट का बड़ा सा क्या मिला है, बोर्ड मिला पत्थर का, तो उसमें कुछ चीजें अंकित हैं, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए क्योंकि लिपि का आविष्कार हो चुका है, लेकिन हमने अभी तक उसको पढ़ा नहीं है। ठीक है, यानी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए उस लिपि को, इसलिए हम वो नहीं पढ़ पाए, तो वो हो गया।
उसके जैसे ही हम कहां पर आते हैं, वैदिक काल के बाद महाजनपद काल में आते हैं, तो हमको उस काल के, अच्छा, वैदिक इरा के साक्ष्य जो हैं हमको एशिया माइनर से मिले हैं, जहां पर बोगाज को अभिलेख मिला है। बोगाज को अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये जो अश्वनी कुमार जिनको कहते हैं नासत्य को, ये देवता दो राजाओं के मध्य संधि करवा रहे हैं। हिट्टायर और मितन्नी, ये दो राजाओं के मध्य संधि करवा रहे हैं। तो उसका मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, अभिलेख मिला है, तो उसको प्रस्तर अभिलेख कहेंगे हम। ठीक है, ये दोनों प्रस्तर अभिलेख हो गए। अभिलेख कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो ईंट में लिखा हो, चाहे पत्थर में लिखा हो, चाहे वो एक दीवार का खंभा हो, ठीक है, या खंडहर में कुछ लिखी हुई है, पत्थर में शिला जो है वो लिखी हुई। जैसे अशोक के काल में हमको बहुत सारे क्या मिलेंगे, अलग अलग अभिलेख मिलेंगे, है ना, बृहद अभिलेख, लघु अभिलेख, है ना। इसके अलावा क्या, सम्राट अशोक जो है वो क्या कराता था, पिलर्स का निर्माण कराता था। तो पिलर्स जो है वो भी अभिलेख ही साक्ष्य हो सकते हैं, है ना, उसमें अगर उसने कुछ लिखवाया है तो भाई अलग अलग साक्ष्य हमको अलग अलग काल में मिले हैं, और वो अलग अलग चीजें एक ही कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, वो है अभिलेख। ठीक है, वो चाहे कुछ भी हो। तो ये तो एक चीज होगी। दूसरे एक इसी अभिलेख में ही मैं तुमको बता सकता हूँ, पांडुलिपि। पांडुलिपि किसको कहते हैं? पांडुलिपि उन प्रपत्रों को कहते हैं जो ताड़, ताम्र, काष्ठ या चर्म, है ना, ठीक है, ये साधन है, इनके ऊपर लिखा जाता है। जैसे आप आज के किसका यूज करते हैं लिखने के लिए, पेन और पेपर का। तो पेपर में आप लिखते हैं कोई चीज को, पेपर में लिखकर क्या करते हैं, अपने बातों को व्यक्त करते हैं। लेकिन पहले काल में जब पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था तो किस में लिखा जाता था, एक दूसरी जगह संदेश कैसे भिजवाया जाता था? तो आप किसका प्रयोग करते थे? आप प्रयोग करते थे किसका? ताड़ पत्रों का, है ना, ताड़ वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उसमें लिखा जाता था। इसके अलावा काष्ठ, लकड़ी के जो होते हैं, है ना, इतने बड़े स्लेट तरह के, उसमें लिखा जाता था। ताम्र यानी तांबे की पट्टियां होती थी, उसमें लिखा जाता था। ठीक है, हमको पश्चिमी मध्य एशिया से हमको मेष चर्म मिले हैं। मेष चर्म मीन्स भेड़ की खाल, उसके ऊपर अंकित या लिखा हुआ चीजें मिली हैं। तो हर जगह अलग अलग है, और ये सभी क्या कहलाएंगी? पांडुलिपि कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पांडुलिपि, है ना, अभिलेख में ही आ जाते हैं, लेकिन ये पांडुलिपि है। ठीक है, तो मैंने एक बेसिक डिफरेंस तुमको बता दिया। तो ये हो गए अभिलेख। अभिलेख कुछ भी हो सकते हैं, इनके क्राइटेरिया कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो गुहा अभिलेख हो, गुहा माने गुफा अभिलेख, चाहे वो प्रस्तर अभिलेख हो, ठीक है ना, समझ में आया, चाहे वो पिलर्स हो, है ना, कुछ भी। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, गुहा लेख, प्रस्तर अभिलेख, है ना। और दूसरी पांडुलिपि, पांडुलिपि में मैंने बता दिया कि पांडुलिपि ताड़ है, ताम्र है ना, ठीक है, काष्ठ है और चर्म है, चमड़ा है, ये किसी पर भी हो सकता है। अब देखो, ये जो अभिलेख होते हैं, चाहे वो गुहा अभिलेख हो, शिला अभिलेख हो, प्रस्तर अभिलेख हो, स्तंभ अभिलेख हो, है ना, स्तंभ अभिलेख, इन सभी के अध्ययन को, जो इसका अध्ययन किया जाता है, क्या अभिलेखों का अध्ययन, क्वेश्चन पूछेगा कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है क्या जी? पूरा लेखा शास्त्र। क्या कहलाता है? पूरा लेखा शास्त्र कहलाता है। ये हिंदी में हो गया। देखिए, हिंदी में देगा नहीं तो किस में देगा? इंग्लिश में। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? एपिग्राफी। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ये देखो, दो शब्दों से मिलके बना है, एपी और ग्राफी। एपी माने एपिक्स, है ना, कोई महत्वपूर्ण विशेष घटना है ना, उसको क्या कहेंगे? एपिक्स कहेंगे। ग्राफी माने अध्ययन हो गया, है ना, ठीक है, क्या हो गया? अध्ययन हो गया। तो भाई अभिलेखों का जब अध्ययन कर रहे हैं आप, इन अभिलेखों का अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? एपिग्राफी कहलाएगा। ठीक है, अब इस अभिलेखों का अध्ययन तो क्या कहला गया? पूरा लेखा शास्त्र, एपिग्राफी कहला गया। लेकिन क्या
इस तरह के किसी भी अभिलेख हो, चाहे वो कोई पत्र हो, कुछ भी हो, उसका तिथि, तो तिथि अध्ययन किसका? दस्तावेजों का। दस्तावेज है ना, या कोई भी चीजें, इसका जो तिथि अध्ययन होता है, डेटिंग अध्ययन होता है, तिथि अध्ययन। तो तिथि अध्ययन क्या कहलाता है? तो तिथि अध्ययन जो है वो कहलाता है आपका पैलियोग्राफी। क्या कहलाता है? पेलियोग्राफी। ठीक है, क्या कहलाता है? पेलियोग्राफी, यानी पूरा लिपि शास्त्र। क्या कहलाता है? पूरा लिपि शास्त्र, पैलियोग्राफी। ये पैलियोग्राफी क्या कहलाता है? पैलियोग्राफी मैंने बोला, मैंने क्या अध्ययन होता है ना। पैलियो मैंने प्राचीनता का अध्ययन, है ना। ठीक है, तिथि अध्ययन समझ में आया। पूरा अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी, तिथि अध्ययन पैलियोग्राफी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीजें हो गई। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही तुमको। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि भाई अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? पूरा लिखा शास्त्र कहलाता है ना। और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। और तिथि अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोग्राफी कहलाता है। पूरा लिपि शास्त्र कहलाता है, हिंदी में याद रखिएगा, पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं तिथि अध्ययन को। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हम अभिलेखों पर। अभिलेख, अभी तक हमको स्रोत कहां से क्या क्या प्राप्त हुए। तो सबसे प्राचीन अभी तक प्राप्त अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख पूछेगा, है ना। तो वो कौन सा है आपका? बोगाज कोई अभिलेख। कौन सा है? बोगाज कोई अभिलेख। ठीक है, ये बोगाज कोई अभिलेख क्या है, कहां से मिला है? तो देखो, बोगाज कोई अभिलेख जो है, ये जो है 1400 ईसा पूर्व। कितना? 1400 ईसा पूर्व का है ना। कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है ना, उतना पुराना है वो, है ना। ईसा मसीह के जन्म से 1400 साल पहले का है। और ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। एशिया माइनर एक जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, है ना। आप वर्ल्ड जियोग्राफी अगर अच्छे से पढ़े हैं तो उसमें आपको पता होगा, एशिया माइनर एक जियोग्राफिक लोकेशन है जो मध्य एशिया को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? मध्य एशिया को। एशिया के कई हिस्से हैं, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, है ना, दक्षिण एशिया, है ना। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया, है ना, मध्य एशिया, है ना। तो ये एशिया का हिस्सा है, एशिया माइनर, जिसे मध्य एशिया कहते हैं। और एशिया माइनर जो वर्तमान में टर्की है वहां पर स्थित है। ठीक है, तो एशिया माइनर में टर्की से हमें क्या मिला है? ये बोगाज कोई अभिलेख मिला है। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या, इस क्वालिटी क्या इसकी, इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है जो इसको महत्वपूर्ण बनाती है? तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि सबसे प्राचीन तो है ही, लेकिन इसमें ना इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, नासत्य को अश्वनी कुमार कहा गया है। क्या है? अश्विनी कुमार, ये अश्विनी कुमार है। अरे चार जो देवता है ना, इनको दो राजा थे, है ना। एक का नाम था हिट्टायर या हित्ती राजा, हित्ती। और है ना, दूसरा है शासक मितन्नी, है ना। तो इन दो राजाओं के मध्य क्या करते हुए दिखाया गया है? फ्रेंडशिप करते हुए दिखाया गया है, मध्य समझौता करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो इन दो राजाओं के मध्य संधि करवाते हुए इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य को दिखाया गया है। अब देखो 1400 ईसा पूर्व कहां मिला है? भारत में नहीं मिला है, एशिया माइनर टर्की में मिला है। ठीक है,
एशिया माइनर टर्की में मिला है। और इनको, इसमें ये जो देवता दिख रहे हैं आपको, ये किसमें वर्णित हैं, कहाँ वर्णित देखने को मिलते हैं आपको, कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं आपको ऋग्वेद में। इनका वर्णन किसमें है जी? ऋग्वेद में जो वर्णित देवता है ना, ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों के मध्य संधि करा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसी आधार पर यूनेस्को ने सबसे प्राचीन अभिलेख बुगाज को अभिलेख को माना है, और सबसे प्राचीन साहित्य जो है वो माना है किसको? ऋग्वेद को। कब माना? तो इसको माना है 19 जून 2007 को। 19 जून 2007 को, है ना, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना, क्या वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में क्या कहा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात आपको? ठीक है, क्लियर? अब मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूं ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये देखो, ये अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका है ना, ये ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ये देखो, ये ग्रेट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, और ये आपका क्या है? अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप में ये यहां से दजला और फरात नाम की दो नदियां बहती थी। ठीक है, क्या यहां से दजला और फरात नाम की दो नदियां बहती थी, है ना, ये। ठीक है, तो यहीं पर ना, मैं तुमको यहीं पर याद भी कराते जा रहा हूं। यहां पर था हित्ती राज्य, ये वाला एरिया। उसके बाद था मितन्नी राज्य। क्या? मितन्नी राज्य था। हित्ती, मितन्नी। फिर था यहां पर असीरिया, असीरिया, है ना, असुर। और उसके बाद यहां पर था बेबीलोनिया, टिग्रिस नदी। ये दोनों मिलकर टिग्रिस नदी बनाती हैं, टाइग्रिस नदी बनाती हैं। तो ये है बेबीलोनिया। क्या है ये? बेबीलोनिया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में था ना जी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चनहुद्रो, वैसी हैं ये जो सभ्यताएं हैं, हित्ती, मितन्नी, असीरिया और बेबीलोनिया, है ना। ठीक है, ये सबको हम किस नाम से जानते हैं? तो पोटामियन सभ्यता, इराक की सभ्यता, है ना। और एक यहाँ पर एक ट्रॉय, आपने मूवी में देखा होगा ट्रॉय, ये था ट्रॉय। तो हित्ती, मितन्नी, असीरिया, बेबीलोनिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसी बेबीलोनिया सभ्यता को सुमेर सभ्यता भी कहते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी, इसको किस नाम से जाना जाता है? सुमेर सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसको असुर सभ्यता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये बेबीलोनिया अब समझ में आया? आप मैप खोल के देखो, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि भैया, है ना, ये इधर चल गया और ये पाकिस्तान और इधर भारत मिलेगा आपको, है ना। ठीक है, ये अरब सागर है, ये क्या है? अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, तो इसी बेबीलोनिया जो है, ये कहाँ स्थित है? इराक में स्थित है ना, मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, इसे क्या कहते हैं आप? सुमेर सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सुमेर सभ्यता। और ये देखो, यहां हो गया। ठीक है, और यहां से ये, अभी अफ्रीका मैप है, तो यहां पर जो आपको ये एरिया दिख रहा है जहां से नील नदी बहती है, ये नील नदी बहती है यहां पर, है ना, ये है मिस्र। क्या है? मिस्र। मिस्र या इजिप्ट कहते हैं वर्तमान में इसे, इजिप्ट। यहां पर जो सभ्यता है इसको बोलते हैं नील नदी की सभ्यता, नाइल रिवर सभ्यता, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मेसोपोटामिया सभ्यता सुमेर सभ्यता कहलाती है। ये मिस्र, है ना, नील नदी की सभ्यता। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो ये आपको मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी थोड़ा सा घुसा दिया ताकि तुमको चीजें समझ में आए। भैया
कितना प्राचीन है ये, ठीक है। और तो ये जो इलाका है ना, ये यहाँ पर से क्लोज होता है, ठीक है। क्यों क्लोज होता है? यहाँ पर देखो, ये ट्रॉय जो है ना, यहाँ पर ये ऐसे करके यहाँ पर से एशिया खत्म होगा और ये यही टर्की है, यही टर्की है ना। तो इसी टर्की के पास से, है ना, आपको मिला है इसका साक्ष्य, बुगाज को अभिलेख का साक्ष्य। एशिया माइनर में स्थित है, टर्की में स्थित है। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत 4 देवताओं को, है ना, जो ऋग्वेद में वर्णित है, उनको हेटार तन्नी नामक ये 2 शासकों के मध्य समझौता कराते हुए दिखाया गया है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, है ना। और मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको डिटेल किया है ना। अब देखो, ये तो हो गया सबसे प्राचीन अभिलेख। क्वेश्चन बस इतना ही पूछेगा कि कहां से प्राप्त हुआ, सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, क्या काल है ना, और किन देवताओं का वर्णन है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है परपोपोलिस, ठीक है। परपोपोलिस, परपोपोलिस जो है, ठीक है, ये जो है भारत और ईरान के मध्य संबंध को बताने वाला अभिलेख है। भारत व ईरान, ठीक है, किसके मध्य? भारत और ईरान के मध्य संबंधों को बताने वाला है कौन सा अभिलेख? परपोपोलिस। कौन सा है? परपोपोलिस, ठीक है। और ये यूनानी जो लोग हैं, है ना, यूनानी शासक, उन्होंने इस अभिलेख को खुदवाया है, जिसमें भारत और ईरान के मध्य संबंधों के बारे में वर्णन आपको देखने को मिलता है। कौन सा जी? परपोपोलिस, ठीक है। और दूसरा है नक्शे रुस्तम। ये दोनों अभिलेख, नक्श ए रुस्तम, ठीक है, ये दोनों अभिलेख जो है भारत व ईरान संबंध के बारे में, है ना, क्या है? ईरानी अभिलेख है ये। परपोपोलिस और नक्शे रुस्तम विदेशों में प्राप्त हुए हैं और ये भारत और ईरान संबंध के बारे में बताते हैं, ठीक है जी। हो गया। अब ये तो हो गए वैदेशिक अभिलेख। अब इसके बाद है कुछ देसी अभिलेख, ठीक है, देसी अभिलेख। क्या? देसी अभिलेख, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? ये देखो, अभी मैंने जो बताए हैं वो वैदेशिक अभिलेख थे, ठीक है। और ये क्या है? आपके देसी अभिलेख है। क्या है? देसी अभिलेख, ठीक है, जिनकी प्राप्ति कहां से हुई है? भारत से हुई है ना। ये सभी विदेशी अभिलेख थे, विदेशों में प्राप्त हुए, विदेशियों के द्वारा इनको क्या किया गया है? उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम भारतीय अभिलेखों पर, है ना। तो भारतीय अभिलेखों के बारे में अगर हम बात करें, देखो भारतीय अभिलेख जो कहाँ प्राप्त हुए? भारतीय राजाओं के द्वारा खुदवाए गए हैं, ये विदेशियों के द्वारा खुदवाए गए थे। अब भारतीय अभिलेखों में या देशी अभिलेखों की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है, वो है अशोक का, है ना, अशोक, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख में 2 महत्वपूर्ण है, टोपरा और मेरठ। ऐसे अशोक के अभिलेखों को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जब कहा जाएंगे? मौर्य साम्राज्य में, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो टोपरा और मेरठ, क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक को, है ना, क्या क्या मिलता है? 1400 ईस्वी के आसपास, है ना, 1400 ईस्वी की बात कर रहा हूं, है ना, ठीक है। क्या देखने को मिलता है? 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। किसको? फिरोज शाह तुगलक, कैरेक्टर याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। इसको 2 अभिलेख मिलते हैं।
कहां कहां से? एक टोपरा में, और एक कहां मिला आपका, कहां मिला जी? मेरठ में। ठीक है, तो अशोक की इन जो दो अभिलेख थे, है ना, 14वीं सदी में, 14वीं सदी में, है ना, ये दो अभिलेख मिलते किसको? फिरोज शाह तुगलक को। वो कहाँ मंगवाता है इनको? दिल्ली मंगवाता है। कहाँ बुला लेता है? दिल्ली मंगवाता है, दिल्ली में, है, शासन तो दिल्ली से चल रहा है, तो दिल्ली मंगवाता है, और इसके अभिलेखों को ना पढ़ने का प्रयास करवाता है। किससे? अभी तक केवल सुना था ना, है ना, अशोक के बारे में, इतिहास इन लोगों को नहीं पता था कि पीछे और क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो किसी को नहीं पता था जब तक अंग्रेजों ने वहां पर खुदाई नहीं की। ठीक है, उसके बाद वो चीजें निकल के आई। उससे पहले तो माना ही नहीं जाता था कि भारतीयों का इतिहास, तुम्हारा तो इतिहास है ही नहीं, ऐसा कहते थे अंग्रेज। ठीक है, तो देखो, टोपरा और मेरठ, ये दो जो अभिलेख थे अशोक के, इसको दिल्ली मंगवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन पूछता ही है। अब इसको वहां जो उसके पंडित थे उसने पढ़वाने का प्रयास किया, असफल प्रयास किया। वो पंडित पढ़ ही नहीं पाए उसको। लगातार प्रयास चलता रहा, प्रयास चलता रहा, है ना, और कोई भी से नहीं पढ़ सका, है ना। 18वीं सदी तक ये कोशिश होते रही, और फाइनली जाके 19वीं सदी में 1837 में, 1837 में इसे पढ़ा जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज ने। किससे पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, है ना, बताइए कि अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, तो अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है ना, भाषा, ये कौन कौन सी थी? तो देखो, अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो अलग अलग स्थानों में अलग अलग थी। मोस्टली जो अभिलेख थे उसके, वो किसमें थे? ब्राह्मी लिपि में थे। किसमें थे? ब्राह्मी में थे। ठीक है, अशोक के मोस्टली जो अभिलेख हैं, अशोक के मोस्टली जो अभिलेख हैं वो कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, भारत से आपको जो मोस्टली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये और अच्छा, ब्राह्मी जो लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, याद रखिएगा। किधर से किधर लिखी जाएगी? इधर से इधर लिखी जाएगी, बाएं से दाएं। संस्कृत में आप देवनागरी जो लिपि का प्रयोग करते हैं, उससे पूर्व की जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी के बाद ही देवनागरी आती है ना। आप हिंदी में भी देवनागरी का प्रयोग करते हैं, तो ब्राह्मी उसकी जननी है, पहले है, देवनागरी से पहले है। कौन? ब्राह्मी। और कैसी लिखी जाती है? बाएं से दाएं। क्वेश्चन पूछता भी है ना, कि ब्राह्मी कैसे लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं। अशोक के और अभिलेख हैं, वो है खरोष्ठी लिपि में। किसमें है? खरोष्ठी लिपि में। और खरोष्ठी लिपि जो है वो कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, क्या कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अशोक के अन्य जो लिपियां हैं, जैसे वो भारत के बाहर प्राप्त हुई हैं, जो आपको अफगानिस्तान, है ना, ईरान, है ना, पाकिस्तान, यहाँ पाई गए हैं, वो है अरामाइक लिपि में। अरामाइक लिपि में। ठीक है, ठीक है, अरामाइक लिपि में मिली है ना, और कुछ जगह यूनानी लिपि में भी मिली है। ठीक है, अरामाइक जो है मैं तुमको बता दूं, है ना, ये ईरान में है ना। अरामाइक जो है पारसी की लिपि है, ईरान में उसको अरामाइक बोलते हैं। ठीक है, पारसी जो भाषा है उसकी लिपि को बोलते हैं अरामाइक, है ना। इसके अलावा यूनान में यूनानी। ठीक है जी, तो अशोक के अभिलेखों की भाषा ब्राह्मी भी है, खरोष्टी भी है, अरामाइक भी है, और क्या है जी? यूनानी भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अशोक के मोस्टली अभिलेख किसमें है? ब्राह्मी में है। ठीक है, और प्रदेश के भिन्नता के आधार पर अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो, ये तो हो गया, ये क्वेश्चन बना एक, यहां से बना एक क्वेश्चन। ठीक है, कि भाई अशोक के अभिलेखों को दिल्ली किससे मंगवाया? फिरोज शाह तुगलक। कौन कौन सा अभिलेख? टोपरा और मेरठ वाला। टोपरा कहाँ है? तो मैं बता दूं तुमको, हरियाणा में है टोपरा, है ना, हरियाणा में।
और मेरठ तो पता ही आपको उत्तर प्रदेश में है। तो ये दोनों लिपि को किसने मंगवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा? दूसरा क्वेश्चन है ना, तो जेम्स प्रिंसर ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 में। सफल प्रयास। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, अरामाइक है, यूनानी है। ठीक। इसके बाद अशोक के अभिलेखों में अशोक नाम किससे मिलता है? अशोक नाम, है ना। तो अशोक के अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है। इसमें कोड याद रखना आप, मजनू, MGNU। ठीक है, एम कहो क्या? MGNU, है ना। ठीक है, क्या? MGNU, है ना। तो MGNU क्या है? तो U का है उदयागोलम, इधर चलते हैं। उदयागोलम अभिलेख, ठीक है। N का है नेट्टूर, क्या है? नेट्टूर। ठीक, यहां तक समझ में आया आपको? उदयागोलम, नेट्टूर, है ना। फिर है जी का गुर्जरा, ठीक है। और एम का है मस्की या मास्की, ठीक है। तो मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयागोलम, है ना, या उदयगोलम, उदयगोलम, है ना, उदयगोलम। दो जो भी पढ़ना पढ़ सकते हो। उदयगोलम, नेट्टूर, गुर्जरा, मस्की। इसको MGNU भी कर सकते हो, मस्की, गुर्जरा, नेट्टूर या उदयगोलम। तो यहां पर अशोक नाम मिलता है, सम्राट अशोक का। ये क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है जी। ये आपको पूछेगा ही, ठीक है। P10 कहां मिलता है नाम? वो हम पढ़ेंगे कब? जब अशोक के अभिलेखों को और डीप डाइव करेंगे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है। तो वहां पर और डिटेल आप देखने को मिलेगा, जहां पर प्रियदर्शी, है ना, है ना, ये नाम आपको देखने को मिलेगा अशोक का, ठीक है। मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है इतना। अशोक के और भी अभिलेख हैं। अच्छा, यहां पर चूंकि मैं बता रहा हूं खरोष्ठी वाला, तो खरोष्ठी लिपि को पूछ देता कि खरोष्ठी लिपि में कौन कौन से अभिलेख हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं वो है शाहबाजगढ़ी अभिलेख, शाहबाजगढ़ी, और दूसरा है मनसेहरा। ये जो है खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। तो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं जी? शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा, ठीक है। शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा, ठीक है। हो गया क्लियर? इसको और भी डीप पढ़ेंगे जब हम कहां पर जाएंगे, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम अशोक के अभिलेखों को पढ़ेंगे, जिसमें उसके सभी अभिलेख, लघु, बृहद, है ना, स्तंभ अभिलेख, इन सब के बारे में हम वहां पर आप चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा बहुत सारे अभिलेख हैं अशोक के, लेकिन मैं अशोक के अभिलेखों को यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। जैसे गिरनार है, धौली है, जौगढ़ है ना, सुपारा है, एरागुड़ी है ना, पेशावर है ना। तो जैसे पेशावर अभिलेख है आपका इसका, है ना, रुमनदई अभिलेख है। ये सब अरामाइक लिपि में है ना। तो वहां पर तुम इस चीज को डीप डाइव और करोगे, लेकिन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उतना बता दिया। नोट्स जैसा बताया हूं वैसे ही बनाएंगे आप, है ना, ठीक है। अच्छा, अब देशी अभिलेखों को और आगे बढ़ाते हैं हम। महत्वपूर्ण जो अभिलेख है उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं, है ना, और कौन कौन से शासकों ने इसे उत्कीर्ण करवाया है, ठीक है जी। हो गया, ठीक है। जैसे तुमको बता देता हूँ, मस्की आंध्र प्रदेश में है, गुर्जरा जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलो, ठीक। अच्छा चलो बता ही देता हूँ। प्रियदर्शी, ये भी लिखी लो तुम। प्रियदर्शी या पियदर्शी, पियदर्शी, ठीक है। ये
प्रियदर्शी या पियदर्शी नाम अशोक के अभिलेखों कहाँ कहाँ मिलता है? तो मिलता है आपका, याद रखना, मास्की अभिलेख। मास्की कहाँ है? आंध्र में है, ठीक है। दूसरा है गुर्जरा अभिलेख, ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है जी, समझ में आ रहा है? मस्की, गुर्जरा और पानगुड़िया, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। क्या? पान गुड़िया, पान गुड़िया, ठीक है, पान गुड़िया, पान गुड़िया, मस्की, गुर्जरा, पान गुड़िया। इसमें प्रियदर्शी नाम मिलता है ना, सॉरी, देव नाम प्रिय नाम मिलता है, प्रियदर्शी नहीं, देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी तो अलग होगा, है ना। देव नाम प्रिय, देवताओं के प्रिय शासक कौन? अशोक, है ना। तो देव नाम प्रिय नाम मिलता है मस्की, गुर्जरा और पनगुड़िया में, है ना। क्या? मस्की, गुर्जरा और पानगुड़िया में देव नाम प्रिय मिलता है ना। देवनाम, देवनाम प्रियदर्शी, ये किस मिलता है? मस्की, गुर्जरा और पानगुड़िया, ठीक है, समझ में आया? आप कुछ अन्य अभिलेख, अन्य की बात कर रहे हैं, तो अन्य में लिखते जाइएगा, है ना। सबसे पहले है राजा भरहुत, भरहुत राजा, राजा वासुदेव, सॉरी, राजा वासुदेव का कौन सा अभिलेख? भरहुत स्तंभ लेख, भरहुत, ठीक है। इसमें किसके वंश के बारे में जानकारी मिल रही है? हर अभिलेख में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। इसमें ना शुंग वंश के बारे में जानकारी है। किसके बारे में? शुंग वंश के बारे में जानकारी। कौन? राजा वासुदेव का भरहुत अभिलेख, ठीक है। फिर है हेलियोडोरस, हेलियोडोरस ये यवन शासक था, भारत आया, इसने भागवत धर्म अपना लिया, है ना, ठीक है, वैष्णव धर्म अपनाया और भागभद्र कहलाए। यही क्या कहलाया? भागभद्र, अपना नाम चेंज किया, क्या कहलाया? भागभद्र, वैष्णव धर्म अपनाया इसने, है ना। और इसने एक एक अभिलेख उत्कीर्ण कराया जिसका नाम है गरुण स्तंभ लेख, गरुण स्तंभ लेख, ठीक है। यवन राजदूत था हेलियोडोरस, यवन राजदूत था हेलियोडोरस, इसने यहाँ वैष्णव धर्म अपनाया, है ना, भागवत धर्म अपनाया और भागभद्र नाम चेंज किया, ठीक है जी। कहाँ स्थित है जी ये भरूच गरुड़ स्तंभ लेख? बेसनगर, तत्कालीन, वर्तमान में कहा? विदिशा, विदिशा में। या बेस, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसनगर अभिलेख किसने उत्कीर्ण करवाया था? तो किसने करवाया था? हेलियोडोरस ने। किसने करवाया था? हेलियोडोरस। फिर दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है, समुद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख है? तो समुद्रगुप्त ने अभिलेख जो उत्कीर्ण करवाया वो महत्वपूर्ण जो है पूछता है जो क्वेश्चन, वो है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, ये और एक चिन्ह, प्रयाग प्रशस्ति, ऐसे लिखा गया, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग माने इलाहाबाद, है ना, तो इसको इलाहाबाद किला अभिलेख भी कहते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति, ये इलाहाबाद किला अभिलेख भी कहते हैं। और इसको लिखने वाला जो था उसका दरबारी था हरिसेन, है ना, तो इसलिए इसको हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, है ना। एक यशोगान है समुद्रगुप्त का, है ना, ठीक है, दक्षिण विजय अभियान जो उसने किया था समुद्रगुप्त का, क्या? दक्षिण विजय अभियान, ये इसमें वर्णित है। किसमें जी? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में। आप पढ़ोगे आगे, छत्तीसगढ़ भी पढ़ते हो ना जब, तो जब आप छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे कि भैया इसने क्या व्याघ्रराज और महेंद्र खुराया था, यानी दक्षिण कोसर के शासक महेंद्र और
दंडकारण्य के शासक नल को पराजित किया था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अन्य राजाओं किसने भी हराया था, है ना, 14 राजाओं का जो नाम मिलता है उसमें ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित है। इसके दक्षिण विजय अभियानों के बारे में वर्णन है। ठीक है, फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। अभी पढ़े ना तुम, क्या पढ़े, क्या पढ़े जी? मालवा नरेश विक्रमादित्य ने कौन सा संवत चलाया? मालवा नरेश विक्रमादित्य विक्रम संवत, विक्रम संवत चलाया। ठीक है, सकारी गणारी की उपाधि ली उज्जैनी में, है ना, उज्जैन में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है ना, उज्जैन में इन्होंने सकारी गणारी की उपाधि भी ली, है ना। तो इसने कौन सा संवत चलाया? इसने कौन सा संवत चलाया? विक्रम संवत चलाया। ठीक है, हो गया। चलो अच्छा, आगे बढ़े। क्वेश्चन मैं पूछने के लिए किया था। अब आते हैं, अब इसे संबंधित एक नाम और मिलता है उस ठीक है, और कौन सा नाम मिलता है आपको? वो मिलता है कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त सेकंड, वो तो विक्रमादित्य थे, है ना। मालवा नरेश, ये चंद्रगुप्त कौन है? ये चंद्रगुप्त है गुप्त वंशी शासक, है ना। कौन है? गुप्त वंशी शासक है ना। और ये चंद्रगुप्त सेकंड है, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, है ना। और इसने चलाया गुप्त संवत। किसने चलाया? इसी ने। वहां मैंने प्रथम बताया था क्या? गुप्त संवत। जी सर। हाँ ठीक, ये चंद्रगुप्त प्रथम, करेक्ट कर लेना, ये चंद्रगुप्त प्रथम है। इन्होंने क्या चलाया था? गुप्त संवत चलाया। क्या है गुप्त संवत का ईयर? 319 319 ईस्वी। ठीक है जी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया 319 और 20 एडी, है ना। और इनका एक अभिलेख है जिसका नाम बोलते हैं मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा स्तंभ लेख, ठीक है, मथुरा स्तंभ लेख कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और एक है मेहरौली स्तंभ लेख। कौन सा है? मेहरौली स्तंभ लेख। ठीक है, मेहरौली स्तंभ लेख दिल्ली में। अब मैं बताता हूं मेहरौली स्तंभ लेख कौन सा है दिल्ली में। आप जाएंगे दिल्ली में, कहा? कुतुब मीनार देखने। और कुतुब मीनार में आपको एक लोहे का क्या दिखेगा? स्तंभ दिखेगा, है ना, ऐसा स्तंभ दिखेगा लोहे का। उतना ही समय से खड़ा हुआ है वो, है ना, 319 ईस्वी से खड़ा हुआ है और आज तक उसमें जंग नहीं लगी है। ठीक है, और इस स्तंभ लेख को ही क्या कहते हैं आप? मेहरौली स्तंभ लेख कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहरौली स्तंभ लेख कहते हैं। दिल्ली में स्थित है ये। ठीक है, क्लियर, समझ में आया यहां तक बात? ठीक है जी। तो फिलहाल तो आज इतना पर ही खत्म कर रहा हूं, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा हिस्ट्री, है ना। ठीक है, थोड़ा शुरू शुरू का है, आपको सब्जेक्ट को समझाना है, इसलिए इतना डीप डाइव करा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीजें इजी हो जाएंगी और आपको आसानी से जब समझने में आएगा तो हम लोग बहुत ही फ्लुएंसी के साथ बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही है कि भैया प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो समुद्रगुप्त की है। मेहरौली स्तंभ लेख किसने उत्कीर्ण करवाया? तो चंद्रगुप्त ने करवाया। ठीक है, गरुड़ स्तंभ लेख किसने करवाया? तो वासुदेव ने कराया।
ठीक है, तो यही चीजें हैं, है ना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इस संबंधित क्वेश्चन भी पूछूंगा, है ना, और आगे हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन, है ना। ठीक।